हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, संपादकीय जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 जुलाई 2020 का है और ये है आपका कृषि सुधारों से परिचित हो किसान। और ये लिखा गया आपके पुष्पेंद्र सिंह, लेखक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु लाए गए अपने 2 अध्यादेशों को अधिसूचित कर दिया, परंतु उनके प्रति किसानों के मन में कुछ शंकाएं दिख रही हैं। 20 जुलाई को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ किसान संगठन इनके विरोध में सड़कों पर भी उतरे। दरअसल किसानों को यह शंका है कि इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी व्यवस्था समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। सच्चाई यह है कि सुधार कृषि उपज की बिक्री हेतु पहले की व्यवस्था के साथ साथ एक अन्य समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं। यह किसानों के विवेक और पसंद पर निर्भर होगा कि वे किस व्यवस्था के अंतर्गत अपनी फसल बेचना चाहते हैं। किसानों को यह भी समझना होगा कि नई व्यवस्था एक नया विकल्प है जो वर्तमान मंडी व्यवस्था के साथ साथ चलता रहेगा। हमारा कृषि क्षेत्र लगभग आधी आबादी का रोजगार देता है। देश की कृषि जीडीपी का लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की है, पर देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र 15% है। साफ है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों का असर आधी आबादी की आय पर पड़ेगा। एक अध्यादेश के जरिए कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम में सुधार करते हुए किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं भी बेचने की छूट प्रदान की गई है। इससे किसान अपनी उपज को जहां से उचित और लाभकारी मूल्य मिले वहां बेच सकते हैं। इस विषय में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, अब तक कृषि उत्पादों को केवल स्थानीय अधिसूचित मंडी के माध्यम से ही बेचने की अनुमति थी। जब किसान अब किसी भी मंडी, बाजार, संग्रह केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कारखाने आदि फसलों को बेचने के लिए किसान स्वयं किसान स्वतंत्र है। इससे किसानों की स्थानीय मंडियों में होने वाला शोषण कम होगा और फसलों की अच्छी कीमत मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब किसानों के लिए पूरे देश एक बाजार होगा। तीसरा, मंडी के बाहर फसलों का व्यापार वैध होने के कारण मंडी व्यवस्था के बाहर भी फसलों के व्यापार और भंडारण संबंधित आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ेगा। चौथा, और अन्य राज्यों में उपज की मांग, आपूर्ति और कीमतों का आर्थिक लाभ किसान स्वयं किसान उत्पादक संगठन बनाकर उठा सकते हैं। किसानों को स्थानीय स्तर पर अपने खेत या घर से ही सीधे किसी भी व्यापारी को फसल बेचने का अधिकार होगा। इससे किसान मंडी तक फसल ढोने का भाड़ा भी बचा सकेगा। अभी तक मंडी में पहुंचने के बाद सही मूल्य न मिलने पर भी किसान फसल बेचने को मजबूर होता था, क्योंकि वापसी का भाड़ा देना और नुकसानदायक होता था। यदि फसल जल्द खराब होने वाली उपज हो तो मंडी पहुंचने के बाद उसे किसी भी मूल्य पर बेचने की मजबूरी होती थी। किसान की इसी मजबूरी का लाभ बिचौलिए उठाते रहे। अब किसान अपने घर या खेत से उचित मूल्य पर ही फसल बेचेगा। किसानों की मंडियों की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, लंबी कतार, लंबे इंतजार से भी मुक्ति मिलेगा।
प्रतिस्पर्धा के कारण इन मंडियों को भी अपनी व्यवस्था में सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा अध्यादेश अनुबंध कृषि से संबंधित है, जो फसल की बुआई से पहले किसान को अपनी फसल को तय मानक और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे किसान एक तो फसल तैयार होने पर सही मूल्य न मिलने के जोखिम से बच जाएंगे, दूसरे उन्हें खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। किसान सीधे थोक और खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों, प्रसंस्करण उद्योगों आदि के साथ उनकी आवश्यकताओं और गुणवत्ता के अनुसार फसल उगाने के अनुबंध कर सकते हैं। इससे किसानों को फसल उगाने से पहले ही सुनिश्चित दामों पर फसल का खरीदार तैयार मिलेगा। इससे किसानों की ज़मीन के मालिकाना अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उसकी मर्जी के खिलाफ फसल उगाने की कोई बाध्यता भी नहीं होगी। इससे फसल खराब होने के जोखिम से भी किसान का बचाव होगा। किसान खरीदार के जोखिम पर अधिक जोखिम वाले फसलों की खेती भी कर सकता है। कृषि जिन्सों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सुगम बनाया जा रहा है। इसी तरह कृषि उत्पादकों को ट्रेडिंग के माध्यम से बेचने की सुविधा को बेहतर बनाया जा रहा है। किसानों को अपनी उपज के लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम से भी संशोधन किए गए हैं। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थों अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा या अकाल जैसे विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। चूँकि एमएसपी व्यवस्था केवल गेहूं, धान जैसी कुछ फसलों और कुछ राज्यों तक ही वास्तविक रूप से सीमित रही, अतः एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। किसानों से एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद वर्जित हो और इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स के प्रावधानों में भी एकरूपता होनी चाहिए। दोनों व्यवस्थाओं का समानांतर चलना किसान हित में आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा संपादकीय फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो फ्रेंड्स, ये आपका पाताल को जाता भूजल, यानी कि भूजल के बारे में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गोरखपुर, सावधान, पाताल का जल नीचे खिसक रहा है। 2 साल पहले तक सरकारी महकमा पूर्वांचल में भूगर्भ जल स्तर सुरक्षित जोन होने का दावा करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जल के लगातार हो रहे दोहन से घटते जल स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। बावजूद इसके संकट से निपटने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। उल्टे शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण कई ताल पोखरों का अतिक्रमण कर जल प्रबंधन के परंपरागत स्रोतों को बंद किया जा रहा है। तो शहरी हिस्से में आधुनिक तकनीक से बनने वाली बहुमंजिली इमारतों को मजबूत आधार देने के लिए धरती की कोख को बेपानी किया जा रहा है। जल के भरोसे जीवन जीने वाले आम नागरिक भी इस लेकर बेपरवाह हैं। अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए अत्यंत जरूरी माने जाने वाले वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग
के उपायों पर न तो निजी आवासों और न ही सरकारी कार्यालयों में अमल हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि भारत में पृथ्वी का जल स्तर औसतन 3 से 4 फीट प्रति वर्ष गिर रहा है और इसका प्रभाव पूर्वांचल पर भी पड़ना स्वाभाविक है। फिर भी सरकार महकमा आंख मूंदे हुए है। भूगर्भ जल के दोहन का पैमाना माने जाने वाले विकास दर की रिपोर्ट भी चौंकाने के लिए पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट। वर्षा का जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। जल प्रबंधन की जागरूकता के अभाव में यह जल काफ़ी हद तक बेकार हो जाता है। लोग यह नहीं समझने की कोशिश करते कि इस जल का प्रबंध कर दिनचर्या का तमाम कार्य निपटाया जा सकते हैं। साथ ही इससे भूमिगत जल रिचार्ज भी हो सकता है। भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चरगावा, भटहट, पिपराइच एवं बड़हलगंज ब्लॉक में भूगर्भ जल स्तर 5 मीटर है। बाकी ब्लॉकों में 0.9 मीटर से 1.96 मीटर के बीच नीचे आया। यह खतरे का संकेत है। भूगर्भ जल का स्तर बरकरार रखने के लिए जितना दोहन डिस्चार्ज हो उसी अनुपात में संचयन यानी कि रिचार्ज जरूरी है। संचयन की कई प्रणालियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इसमें परंपरागत जल स्रोत के रूप में ताल, पोखरे, कुएं, झीलें, नदियां हैं। आधुनिक तरीकों में रूफटॉप मकान की छतों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है। पक्के मकानों की छत पर वर्षा जल को एकत्र कर पाइप के माध्यम से जमीन पर लाया जाता है और वहां से एक टंकी में एकत्र किया जाता है। इस प्रकार संचित जल का समुचित शोधन कर प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे न केवल भूजल पर निर्भरता में कमी आती है बल्कि ऐसे अनेक स्थानों पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार किसी भी आवासीय परिसर में वर्षा जल को एकत्र कर नालियों के माध्यम से किसी स्थान पर लाया जाता है और वहां पर भूमिगत पाइप के माध्यम से उससे भूजल के रिचार्ज के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। भूजल के रिचार्ज की दर दोहन की मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर व बस्ती मंडल में महाराजगंज व कुशीनगर को छोड़कर अन्य जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। अतः दोनों मंडलों में भूजल के अंधाधुंध प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता है, बल्कि वर्षा जल संचयन एवं हरित आच्छादन व वनाच्छादन को बढ़ावा देकर भूजल को सामान्य स्थिति में लाने में मदद मिलेगी। इससे भूजल की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार आएगा। भूगर्भ जल बारिश, नदियों व पोखरों के जरिए संचित होता है। दोहन के हिसाब से संचयन हो तो समस्या नहीं हो सकती। गोरखपुर क्षेत्र में इससे असंतुलन पैदा हुआ है, जो निश्चित ही खतरे का संकेत है। इसके लिए सबसे पहले ताल, पोखरों पर अतिक्रमण रोकना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे और देखते हैं कि उसमें क्या जानकारी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिर्फ अपने हित की राह पर
चले देश, ये लिखा गया है आपका जोरावर दौलत सिंह। ये आपके क्या हैं? सॉरी, आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था में चीन की भावी भूमिका को लेकर के भारत में बहस गर्म है, मगर इससे जुड़े कुछ बुनियादी सवाल हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध का ही मामला लें, इसका मुख्य मकसद यह संकेत देना था कि सीमा पर बनाए गए दबाव की यह कीमत है, और विवेकपूर्ण ढंग से यदि इस अमल में लाया गया तो इससे बीजिंग का रुख प्रभावित होगा। मगर आर्थिक कार्ड की ब्रांडिंग इस तरह नहीं की जा सकती, और स्थानीय आजीविका भारत के अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों और भू राजनीतिक लक्ष्यों पर इसके पड़ने वाले असर के बारे में हमारे नीति निर्माताओं को सजग रहना चाहिए। दिल्ली को वैश्विक अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक रुझानों के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, खास तौर से अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी को प्रकृति को देखकर और आने वाले वर्षों में वैश्वीकरण की दिशा का अनुमान लगाकर। सवाल कई है, जैसे आगामी वर्षों में अमेरिका और चीन किस हद तक आपसी तनाव बढ़ाएंगे। क्या हमें भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में एक तरफ झुक जाना चाहिए? क्या भारत के लिए यह एक मौका है कि वह बाजार में विविधता की इच्छा रखने वालों और वैश्विक उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दे? तो चलते हैं नेक्स्ट। यदि हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि भारत को उच्च प्रौद्योगिकी वाले औद्योगिकीकरण, अधिक गुणवत्ता वाले विनिर्माणकारी उत्पादों की आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था में अधिकाधिक रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की दरकार है, तो वैश्वीकरण में खलल डालने वाले इन रुझानों को समझदारी से लाभ उठाने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त हमारा एक रणनीतिक लक्ष्य अपने पारंपरिक रिश्तों को फिर से जिंदा करना भी है, यानी इंडो पैसिफिक और यूरेशियाई पड़ोसी देशों के साथ अपने कारोबारी व सामाजिक संपर्क बढ़ाना। इस परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका को आखिर किस तरह गढ़ा जाना चाहिए? पिछले 6 वर्षों से मोदी सरकार का रुख यही रहा है कि व्यापार घाटे को नियंत्रित किया जाए और देश में चीनी निवेश व प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया जाए। इसके लिए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का व्यापक और संतुलित बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि आपसी कारोबार में वह हावी न रहे और रिश्ता निवेश उन्मुख बने। आज औद्योगिक उपकरण, कल पुर्ज तकनीक, प्रौद्योगिकी आदि को लेकर चीन पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है, जिससे यह बखूबी समझा जा सकता है नई दिल्ली और बीजिंग किस तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं। चलते हैं नेक्स्ट। इसीलिए बिना सोचे समझे चीन से अलग होने की राह में हमें नहीं अपनानी चाहिए। इसकी वजह तमाम क्षेत्रों में और अर्थव्यवस्था के लिए हमें ऐसा अध्ययन करना चाहिए कि किस तरह हम लागत से अधिक फ़ायदा कमा सकते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे आंकलनों के बाद ही नेताओं को चुनिंदा क्षेत्रों में चीन के साथ परस्पर निर्भरता विकसित करने की नीति बनानी चाहिए, या किसी अन्य देश से आयात बढ़ाकर और दूसरी जगहों से आउटसोर्सिंग
करके इसे कम करने की योजना पर काम करना चाहिए। हमें सबसे पहले चीन को 2025 योजना की तरफ प्रभावी औद्योगिकीकरण की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और फिर पता करना चाहिए कि जिस तरह से चीन की सुधार प्रक्रिया में अमेरिका उत्प्रेरक बना था, उसी तरह वह हमारे कैसे काम आ सकता है। विशेषकर डिजिटल क्षेत्रों में अमेरिका और चीन में जो मुकाबला चल रहा है, उससे एक अन्य नीतिगत चुनौती हमारे सामने है। एक डिजिटल सुपर पावर को छोड़कर दूसरे के पाले में जाने से हमें बचना होगा। आखिरकार चीनी और अमेरिकी कंपनियां समान धरातल पर हैं। दोनों से समान रूप से हमारी डाटा संप्रभुता को खतरा है। आयातित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए भी हमारी इन दोनों देशों पर निर्भरता है और दोनों ही हमारे स्थानीय क्षमताओं पर समान रूप से चोट करते हैं। लिहाजा अपना बहुमूल्य संसाधन उन्हें सौंपने से पहले हमें घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। एक अन्य विषय इंडो पैसिफिक के साथ भारत का रिश्ता है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP पर हुआ फैसला बताता है कि भारत व्यापार के दरवाजे बंद करने को लेकर जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था अभी कमज़ोर है और कई तरह के संरचनात्मक समस्या है। स्थानीय स्तर पर भारत बेशक चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू करे, पर अमेरिका चीन के बिगड़ते रिश्ते के बरकस हमारी क्षेत्रीय भू आर्थिकी नहीं तैयार होनी चाहिए। यह सच यही है कि चीन और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में गिरावट चीन एशिया के परस्पर निर्भरता को कम नहीं करेगी। इसकी झलक हाल के आंकड़ों में दिखती है। पिछले साल आसियान उसके साथ द्विपक्षीय कारोबार करने वाला दूसरा बड़ा सहयोगी बन गया है। यह स्थान पहले अमेरिका का था। इस साल तो अब तक आसियान यूरोपीय संघ को भी पीछे छोड़ चीन से सबसे ज़्यादा कारोबार करने लगा है। ऐसे में यदि अमेरिका एशिया को लेकर के व्यवहारिक आर्थिक रणनीति नहीं बनाता, तो अंदाज़ा यही है कि चीन के अपने क्षेत्रीय और समुद्री पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंध कहीं ज़्यादा गहरे होंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगला अमेरिका राष्ट्रपति चीन की वार्ता की मेज पर लाने के लिए एशिया के प्रति क्या रुख अपनाएगा, लेकिन भारत अपनी कुशलता से उन दोनों की इस प्रतिस्पर्धा से फ़ायदा उठा सकता है। साफ है, अमेरिकी सियासत की संभावनाओं पर चिंतन करने की बजाय हमें भू आर्थिकी और क्षेत्र में विकसित होने वाले रिश्तों को लेकर रणनीति बनाना चाहिए, ताकि हमारे लिए आगे के अवसर पैदा हो सके। बेशक चीन के साथ संबंध प्रतिस्पर्धी और जटिल रहने के कयास हैं, लेकिन यदि हमें एशिया देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है, तो पड़ोस में भू आर्थिक रणनीतियों की तैयारी करने की क्षमता हमें हासिल करनी ही होगी। भारत के पड़ोसी देश सहित कई एशियाई देश अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप की प्रौद्योगिकी व पूंजी का लाभ उठाने के लिए दरार रणनीति अपनाएंगे। ऐसे में कुछ अलग करने की कोशिश करके हम प्रतिस्पर्धी लाभ और भविष्य को अपनी हैसियत को कम करने का जोखिम ही मोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आर्टिकल, आज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।